हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। आज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग रिवाइज करने जा रहे थे 16 बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मेनली बात वही करता है कि इंटरेस्ट जो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा कि हम उसे कैपिटलाइज करें, कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करें। तो आप कहोगे सर कैसी बात करें, कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कहां करते हैं इंटरेस्ट? इंटरेस्ट हम पीएनएल में ही लेके जाते हैं, सही बात है। जनरली हम इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लेकर जाते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमें अलाउ करता है कि इंटरेस्ट का कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर सकते हो। उसकी कुछ कंडीशन थे, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं बच्चों। तो ये हमसे कहता है दैट हियर व्हाट डू मीन बाय बोरोइंग कॉस्ट। सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट का पहले मैं इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेता हूँ। द एंटरप्राइज बोरो द एसेट इनकरिंग व्हाट इंटरेस्ट। तो क्या एसेट एक्वायर करे आपने, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे। तो आपने कोई एसेट लिए लेकिन आपने फंड बोरो करे। आजकल बहुत कॉमन हो गया कि हम लोन लेते हैं फिर एसेट क्रिएट करते हैं। बिल्डिंग बनाना है, हमने लोन दिया फिर बिल्डिंग बनाए, ओके, उन पैसों से। तो उसका ट्रीटमेंट सिखाता है बोरोइंग कॉस्ट का क्या होगा। प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन एसेट कॉस्ट और अप्लाइज टू बोरोइंग कॉस्ट फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन। अब वो क्वालिफाइंग एसेट का कंसेप्ट है, अपन रिवाइज करेंगे। लेकिन वो कहते एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी लाइक प्रेफरेंशियल कैपिटल नॉट क्लासिफाइड एज अ लायबिलिटी। तो ऑब्वियसली वो हमसे कहते हैं कि कॉस्ट एक्सक्लूड करता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। फॉर एग्जांपल डिविडेंड, तो हमने भी शेयर्स इश्यू करे, डिविडेंड पे कर, तो क्या वो डिविडेंड भी हमारा बोरोइंग कॉस्ट है? आंसर इज डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। चलिए अपन मेन मुद्दे पे आते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो बोरोइंग कॉस्ट में आपका कंपोनेंट इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड टू फंड बोरोइंग। तो इंटरेस्ट तो हमको बोरोइंग कॉस्ट जब भी वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में इंटरेस्ट आता है, वो सही बात है, इंटरेस्ट तो है। लेकिन उसके अलावा भी और कोई चीजें भी होती है। कौन सी चीजें होती है इसके अलावा? तो अदर कॉस्ट। क्या अदर कॉस्ट होता है इसमें? कहते हैं इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। व्हाट इज कमिटमेंट चार्जेस? भाई हमने कमिटमेंट करे, किस चीज का कमिटमेंट करे? एग्जांपल कि हमको लोन चाहिए था, हम बैंक में गए, बैंक में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, बैंक मैनेजर बोला लो 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 लो, तो तुम्हारा लोन अप्रूव हो गया, हमें वो लोन देने लगा। हमने बोले नहीं नहीं, आज मनी मत दो मुझे आज पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे आज पैसों की जरूरत नहीं, आज मुझे फंड की जरूरत नहीं, मुझे आज पैसे नहीं दो। तो हुई क्या चीज बच्चों यहाँ पे? तो भाई बैंक मैनेजर बोलता आपने तो लोन के लिए कहा था। मैंने कहा हाँ लोन के लिए कहा था, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया, लोन अप्रूव भी हो गया। लेकिन जब डिसबर्समेंट की बात है मैंने कहा अभी नहीं, बाद में देना मुझे। तो बैंक बोलता ठीक है मैं बाद में दूंगा, लेकिन कमिटमेंट तो कर दिया ना उसने कि हम बाद में दे देंगे जब तुम बोलोगे। तो बेचारे ने होल्ड करके रखा हमारे लिए पैसे। तो उसके लिए कोई चार्जेस लगाता तो उसे कमिटमेंट चार्जेस वो कहते, तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। अमोर्टाइजेशन ऑफ बोरोइंग रिलेटेड डिस्काउंट और प्रीमियम, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऑल दीज आर बोरोइंग कॉस्ट। अमोर्टाइजेशन ऑफ एंशिलरी कॉस्ट टाइड टू बोरोइंग अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट उसके लिए बोरोइंग के लिए आपने कोई कॉस्ट इनकर्ड कर उससे जो रिलेटेड। एग्जांपल आपने को सीए को अपॉइंट करे, सीए को बोले कि हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो, बैंक में सबमिट करना है, वो हमको फिर लोन देंगे, तो वो भी आपने उसके लिए आपने सपोज कोई कमीशन दिए किसी को एजेंट को, तो वो भी आपका क्या होता है? आपके बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। नाउ फाइनेंस चार्जेस फॉर एसेट ऑब्टेन थ्रू फाइनेंस लीज, उसको ये 19 कवर करता है। तो ये 19 जो लीज हम लोग आगे रिवाइज करेंगे, लेकिन यहां पे ख्याल रखेंगे फाइनेंस लीज में भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपका आता है। और एक्सचेंज डिफरेंसेस अफेक्टिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग कंसीडर एडजस्टमेंट इंटरेस्ट कॉस्ट। बच्चों तो एक्सचेंज डिफरेंस का कंसेप्ट होता है, वैसे तो आप कहोगे तो एस 11 का हिस्सा है एक्सचेंज डिफरेंस, अगर ना एस 11 तो उसकी बात करता है, लेकिन कुछ और बात भी करता है उसके बारे में। अकाउंटिंग 16 हम आगे भी डिस्कस करेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। अब इस चीज को समझो कि सबसे पहली कंडीशन है कि हम लोग ने यहाँ पे लोन दिए और वो कोई एसेट के लिए और वो एसेट, दैट एसेट शुड बी क्वालिफाइंग एसेट। तो व्हाट डू मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट? तो क्वालिफाइंग एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है कि क्वालिफाइंग एसेट वो जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है अपने बनने के लिए, रेडी टू फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। अब ध्यान से समझना, तो व्हाट डू मीन बाय सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज मेरे दिमाग में थी। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? तो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहते हैं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, जो कि जनरली नॉर्मली जिसको हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, 12 मंथ कंसीडर करते हैं, ओके। लेकिन क्या ये 12 मंथ रिजिड है कि 12 मंथ उसने लेना चाहिए बनने के लिए? जरूरी नहीं है, ये 12 मंथ से कम भी हो सकता है। तो हमको देखना पड़ेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस हर केसेस के। हो सकता है कि हमने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करे बेटा। अब हमने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी अगर यूज करे और उस एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या हो, हमने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करे और उस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो कंस्ट्रक्शन 12 महीने 13 महीने में होता था बच्चों, हमने 8 महीने में ही खत्म कर ली। तब आप बोलेंगे तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जो 12 मंथ्स लेता है। मगर आप बोलेंगे नहीं नहीं, तो मैंने क्या कोई गुनाह किया कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करा, उसकी वजह से जो चीज को समय 12 महीने 13 महीने लगना था वो 8 मंथ में ही वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो मैंने कोई गुनाह किया कि द आंसर इज नो। तो अगर वो 8 महीने 9 महीने में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करे,
तो भी इसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानेंगे, ऐसा नहीं कि 8 मंथ हो गए नहीं मान। तो इसका मतलब वो 12 मंथ को फिक्स नहीं, लेकिन नॉर्मली 12 मंथ कहा जाता है। तो कहते हैं कंसीडर द टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल रेडीनेस इन एस्टिमेटिंग द प्रिपरेशन पीरियड। तो कोई ऐसी एसेट जो बनने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है उसे हम क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। इसका मतलब कोई मैंने मार्केट से बनी बनाई एसेट लाया, फॉर एग्जांपल ये माइक मेरे सामने, इस माइक को मैंने मार्केट से परचेज किया बच्चों, तो मेरे लिए कोई एसेट है, ये मेरी एसेट में कोई दो राय, लेकिन ये मेरी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। द रीजन इज दैट क्वालिफाइंग एसेट इसलिए नहीं क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मेरे को नहीं लिए बनने के लिए। भाई बनाया किसी और ने, उसके लिए जो होगा, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैंने एसेट परचेज करके लाया तो बनी बनाई लाया, तो क्या मुझे बनाने के लिए इसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा? नहीं, मैंने तो बनी बनाई लाया ना, तो बनी बनाई लाया और इसको यूज करते, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के स्कोप से बाहर चल जाएंगे बच्चों। AS 16 में वही एसेट आएंगी जो कि क्वालिफाइंग एसेट, और क्वालिफाइंग एसेट का मतलब होता है जो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है बनने के लिए, उसी को हम लोग क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। अब वो हमसे यहां पे कहता है, यहां पे जो अच्छा एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अपन AS 10 और AS 2 भी रिवाइज करें, तो वहां पे मैं कहता था कि जो भी इंटरेस्ट आपने पे करे, अगर कोई एसेट पे ली और आपने कोई लोन ली, तो वो जनरली कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं होता, एक्सेप्ट मैं कहता था AS 16 अगर अलाउ करता, तो ये AS 16 की बात चल रही, तो AS 16 के अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, तो वो एसेट अगर आपकी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है बनने के लिए, और अगर आपने लोन बोरो करे उस एसेट के बनाने के लिए, तो जो इंटरेस्ट पे करे वो आपका कैपिटल, वो आपका इंटरेस्ट कैसे कैपिटलाइज करे उसमें बाद में कहता हूं, लेकिन वो क्वालिफाइंग एसेट है, तो इंटरेस्ट जो पे करे कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करते हैं, उसकी भी कुछ कंडीशन आगे बात करें, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट की भी बात करो। उसी तरह AS 2 में भी हमने पढ़े कि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा इंटरेस्ट नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। इंटरेस्ट आपने कोई पे कर तो इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन है बेटा, अगर मैंने कोई इंटरेस्ट पे कर, कोई मैंने लोन लिया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और जो मैं एसेट बना रहा हूं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है बनने के लिए, 8 महीने साल भर वो ले रही है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बनने के लिए, तो मैंने जो इंटरेस्ट पे करो बैंक से उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया था बेटा, और इंटरेस्ट जो पे किया तो वो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा होगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा होगा बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है तो इस चीज को कि अगर कोई इन्वेंट्री, क्योंकि दे यूज द वर्ड ये इंटेंडेड यूज मतलब फिक्स एसेट पीपी, और सेल मतलब इन्वेंट्री, तो एसेट मेरी फिर इन्वेंट्री हो या पीपी हो, इफ दे आर टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू कॉल देम एज व्हाट, अ क्वालिफाइंग एसेट। अब एक्सक्लूजन वो कहते हैं यहां पे दैट ईयर, एग्जांपल यहां पे पावर प्लांट ये सब लिखा है, इन्वेंट्री दैट आर रूटीनली भाई रोज ही मैन्युफैक्चर करते तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लेती ना, तो कोई जैसे वाइन इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू मैन्युफैक्चर, ओके, तो उसके प्रोडक्शन को टाइम लगता है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। और जो आपको ऑलरेडी रेडी टू यूज है, तो फिर वो कहा कि फिर क्वालिफाइंग एसेट है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं ले, जो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ओके, नाउ एक चीज ख्याल रखना है कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, व्हाट डज इट मीन हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हियर। वो कहता है कि भाई ये जो भी आपकी बोरोइंग है दैट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अब मैं कब कहूं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मैं उसको सिंपल कहता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने कोई फंड बोरो किया, और अगर वो आई मीन मैंने कोई एसेट क्रिएट किया, मैं कहता हूं कि ये एसेट है, सपोज बेटा ये एसेट, मैंने इस एसेट को बनाने के लिए एग्जांपल कह रहा हूं, बस ये एसेट है सब, इस एसेट को बनाया, मैं यहां मैं एसेट बना रहा हूं, इस एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, सपोज कंस्ट्रक्शन का, इस एसेट के लिए मेरे को फंड लेना पड़ा इसके, अगर ये एसेट नहीं होती तो ये फंड भी नहीं होता, समझ में आया? ये एसेट है, इस एसेट को बनाने के लिए मैंने फंड लिया, लोन लिया, अगर ये एसेट नहीं होती तो फंड भी नहीं होता, समझ में आई? तो एक कनेक्शन है, ये एसेट है, इसको लेने बनाने के लिए मैंने फंड बोरो किया, तो मैंने कहा तो ये एसेट, इसको बनाने के लिए फंड बोरो किया, तो अगर ये एसेट नहीं बनाता तो फंड भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो होता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, समझ में आई चीज? अगर मुझे एसेट नहीं तो फंड भी नहीं, तो वो लोन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लोन लिया ही गया है एसेट के लिए, तो इसको कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अब यहां पे दो तरह की बोरोइंग होती है स्पेसिफिक बोरोइंग और एक होती है जनरल बोरोइंग, दोनों का ट्रीटमेंट अलग, कैपिटलाइज दोनों में करेंगे बच्चों, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, ध्यान से समझना किस चीज में, कि कैलकुलेशन कैसा। स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब होता है कि आपने स्पेसिफिकली कोई एसेट के लिए ही लिए, फॉर एग्जांपल यहां पे एग्जांपल जरूर लिखाऊंगा, ओके। स्पेसिफिक बोरोइंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे बैंक से लोन लिया और क्वालिफाइंग एसेट के लिए, स्पेसिफिक भाई बैंक से लोन लिया, ये कंस्ट्रक्शन करना इस एसेट के लिए लिया, एसबीआई से मैंने कहा मेरे को 10 करोड़ की जरूरत है, 10 करोड़ उन्होंने मेरे को दे दिए, और 10, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं स्पेसिफिक और जनरल बोरोइंग पे एक चीज ख्याल रखना कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेना चाहिए क्वालिफाइंग एसेट, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, और ऑब्वियसली कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल, ये बड़ा कॉमन सा पॉइंट है ये दो,
कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो ये बड़ा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो वो होना चाहिए जब आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो वो बोरोइंग कॉस्ट को। अब दो तरह की बोरोइंग होती है बच्चों, एक होती है जनरल बोरोइंग और एक होती है स्पेसिफिक बोरोइंग। व्हाट इज दिस स्पेसिफिक बोरोइंग? हमने लोन लिए ही स्पेसिफिक कोई एसेट के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 करोड़ का लोन लिया, और 10 करोड़ का जब मैंने लोन लिया और मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लोन रिकॉर्ड के उस पर इंटरेस्ट पे करना शुरू किया, लेकिन ये लोन लिया ही क्योंकि मेरे को कंस्ट्रक्शन कर, तो ये स्पेसिफिक बोरोइंग हुई। तो मैंने कहा जो भी इंटरेस्ट पे कर उसको तो कैपिटलाइज कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि टाइम भी मुझे 10 करोड़ की जरूरत नहीं, मेरे को लोन पैसा आ गया मेरे पास 10 करोड़, लेकिन मेरे को 10 करोड़ की जरूरत आज नहीं है। तो मैंने कहा जब मुझे 10 करोड़ की जरूरत आज नहीं है बच्चे, तो मैंने क्या किया कि मैंने, मेरे को सपोज 2 करोड़ की जरूरत आज, जरूरत ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इमीडिएटली आज नहीं, तो उसमें से कोई पैसे को मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बैंक में जमा करा दिया, सेविंग अकाउंट में जमा कराया, बैंक में कोई इंटरेस्ट दे रहा, तो जो मेरे को इंटरेस्ट मिला वो मैंने बोरोइंग जो किया, तो उसी फंड को मैंने इन्वेस्ट किया, उससे मेरे को इंटरेस्ट मिला। तो वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई करी तो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस करना है। तो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड सपोज 10 था, और एग्जांपल ये बोरोइंग कॉस्ट की बात करो, लोन जो भी लिया होगा तो बोरोइंग कॉस्ट की बात करो, और उसमें से बोरोइंग कॉस्ट इतनी हुई, लेकिन मैंने कोई फंड लिया तो उसको कुछ इन्वेस्ट करा था टेम्पररी, और उसपे मेरे को इनकम होगी, तो लेस एनी इनकम ऑन द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द बोरो फंड। तो बोरो फंड को अगर हमने कोई इन्वेस्ट करे बच्चों, तो उस पर जो भी हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम है, तो वो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस करना इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग, ठीक है। अब जनरल बोरोइंग को समझते हैं, जनरल बोरोइंग क्या चीज होती है। अब जनरल बोरोइंग पे क्या हुआ कि मैंने एसबीआई गया और बैंक में मैंने बोला कि देखो मेरे को लोन चाहिए, तो एसबीआई बोलता ठीक है मैं लोन देते तुमको 11% देंगे, मतलब ठीक है दे दो 11% पे लोन दे, मतलब 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख। Now suppose I went to the HDFC bank and they gave me the 12 loan of ₹9 lakh at the rate of 13%. तो हमने दो तरह के दो जगह से लोन लिए, एसबीआई से और एचडीएफसी से, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका कैलकुलेशन पे मैं आता हूं, लेकिन जो लोन मैंने लिया बेटा वो कई और जगहों पे, बहुत जगह पे मैंने उसको यूज किया। आई मीन टू से दैट हियर फैक्ट्री की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी कर रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी बना रहा हूं, इन्वेस्ट बहुत सी जगहों पे कर रहा हूं उसको यूज। तो वो स्पेसिफिक कोई एक एसेट के लिए नहीं था, अलग अलग एसेट पे अलग अलग जगहों पे यूज कर रहा हूं। तो फिर कैसे मैंने लोन कई जगहों से लिया हूं, उसको यूज भी कई जगहों पे कर रहा हूं, ठीक है। समझ में चीज क्या हो रहा है। तो हमको रेट कौन सा यूज करूं भाई, मेरे को तो कैपिटलाइज करना है, और हर कोई क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है कि ना हो। प्लांट एंड मशीनरी बनी बनाई लिए तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करे तो हो सकता है क्वालिफाइंग एसेट इफ टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेंटरी हो सकता है क्वालिफाइंग एसेट, डिपेंड्स करता है, तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही कि नहीं ले रही। तो वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने के लिए नहीं देंगे, तो वो कहते हैं, और कौन सा रेट मेरे को नहीं पता ना कि दो लोन लिया 11% और 13%, कौन सा मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया, तो वो तो मिक्स हो गया पूरा, कौन सा की। तो वो कहते हैं भाई इसके लिए ना वेटेड एवरेज रेट निकालो, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन रेट करो, वेटेड एवरेज कैसे, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट बच्चों कितना किया, 1,72,000 का इंटरेस्ट आ रहा है टोटल, इस पे 11%, इस पे 13%, तो ये मेरा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कितना, दैट इज कमिंग 1,72,000, और टोटल लोन मैंने कितने करी तो 14 लाख। तो मैं कहता हूं 1,72,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कमिंग 12.285%। तो ये आ गया मेरा वेटेड एवरेज रेट, और वेटेड एवरेज रेट हमको लगाना होता है तो कब, इन केस ऑफ ए जनरल बोरोइंग में हम वेटेड एवरेज रेट लगाते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग तो स्पेसिफिक है ना, पर्टिकुलर एसेट के लिए, मगर जनरल में आपने अलग अलग जगहों पे बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ क्वालिफाइंग हो सकती नहीं भी हो सकती, तो वी हैव, और कई जगहों से दी, वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज रेट, और वो वेटेड एवरेज रेट हम फिर जो भी आपने कॉस्ट उस पे इनकट कर उसको बनाने के लिए कहां गए, यहाँ कॉस्ट इनकट किए बनाने के लिए उस रेट, उस पे हम उतने से हम उसको कैपिटलाइज करेंगे वो अमाउंट पे। ओके, अब आते हैं हम लोग जनरल बोरोइंग। अब 3 पॉइंट हमको बहुत अच्छे समझने हैं बच्चों, कौन से 3 पॉइंट। एक होता है कमेंसमेंट, कब मैं कैपिटलाइज करना शुरू करूं, और सस्पेंशन कब बीच में कभी कोई काम रुक गया तो क्या ट्रीटमेंट होता है, और तीसरा सीज, कब कैपिटलाइज करना इंटरेस्ट को रोक दो। इसको तो 3 टर्म्स अपने को अच्छे से समझना, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज द कमेंसमेंट। तो हमने यहाँ पे लोन लिए, ठीक है, कमेंसमेंट यहाँ पे हमने लोन लिए बच्चों, तो कमेंसमेंट कब यहाँ पे शुरू होगा, तो यहाँ पे उसकी 3 कंडीशन है बच्चों, दैट कैपिटलाइजेशन स्टार्ट, मतलब उसको कब उसको कैपिटलाइज करो बोरोइंग कॉस्ट को। 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर फॉर क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड, तो क्वालिफाइंग एसेट पे खर्च करें हमने, देन बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर्ड होना चाहिए, और तीसरा एक्टिविटी फॉर एसेट प्रिपरेशन आर इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं काम शुरू ही नहीं करे हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम शुरू ही नहीं करे बच्चों, ठीक है, तो काम भी शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन एक नोट ख्याल रखेंगे, प्रिपरेशन एक्टिविटी इंक्लूड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रोसीडिंग फिजिकल कंस्ट्रक्शन, बट होल्डिंग एन एसेट विदाउट ऑल्टरिंग इट्स कंडीशन डज नॉट क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन। आपने जमीन खरीद ली और 10 साल तक कोई काम ही नहीं कर रहा,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, जमीन खरीद ली और बोले कंस्ट्रक्शन ही नहीं करे बिल्डिंग का और उसमें कोई काम ही नहीं कर रहे, तो वो सही नहीं है। तो वो बोलता है नहीं, काम शुरू होना चाहिए, इवन तो वो काम मतलब फिर आप उसको टेक्निकल बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोलो, तो विदाउट आई मीन वर्क प्रीसीडिंग द फिजिकल, मतलब काम फिजिकल काम होने के पहले के शुरू आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना, सिविल इंजीनियर को, वो भी बोल सकते हैं कि एक्टिविटी हमारी शुरू हो गई। ओके, नाउ हियर तो आप उसको कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हो। मैं सस्पेंशन वाले पॉइंट पे आता हूं, लेकिन कब सीज, कब उसको रोको, तो वो हमको बोलते हैं कि जब क्वालिफाइंग एसेट आपकी सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटी रिलेटेड, मतलब फॉर क्वालिफाइंग एसेट इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट, मतलब लगभग सब्सटेंशियली मतलब लगभग सारे काम हमारे हो चुके बेटा। तो जैसे ही आपकी एसेट बन गई, उसके बाद जो भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते। व्हेन आई यूज द वर्ड कैपिटलाइज, वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं कर सकते। देन आफ्टर दैट इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने क्या करें, यहां पे वो एसेट बन गई यहां पे, तो यहां पे उसको कैपिटलाइज करना अपन रोक देंगे, एंड वेयर विल टेक इट, कैपिटलाइज करना रोक देंगे इसको, और उसके बाद उसको पीएनएल मिलेंगे। तो यहां पे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते जब काम चल रहा है, उस वो एसेट क्रिएट हो गई क्वालिफाइंग एसेट, उसके बाद के पीरियड का जो भी बोरोइंग कॉस्ट होते हैं दैट विल चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने लोन लिए, लेकिन हम कोई एसेट क्रिएट कर रहे और उसको फेजेस में कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे पे कोई आईटी पार्क बना रहे, उसमें 4 बिल्डिंग है, तो 4 बिल्डिंग बना रहे, तो हमने एक बिल्डिंग यहां पर बना ली बच्चों, तो उससे वो एक एसेट कैपेबल सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज हियर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट, तो बिल्डिंग की उसके लगभग सारे काम हो चुके, वो कैपेबल है यूज करने के लिए बेटा। तो यूज करने के लिए कैपेबल है, तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट अब इनकर्ड होगी उसको कैपिटलाइज करना रोक देंगे और वो मिलाएगा पीएनएल में। और यहां पे बचे हुए 3 में काम चल रहा है अगर, तो वो अभी सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई इसकी, तो इससे रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट स्टिल कैपिटलाइज, फिर सेकंड बन गई तो उसको रोको, थर्ड बन गई तो उसको रोको, फोर्थ बन गई उसको रोको। और जब सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज फॉर क्वालिफाइंग एसेट इंटेंडेड यूज और सेल वो हो गया बच्चों, तो उसके बाद उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। देन आफ्टर दैट, अब लोन तो नहीं रुकेगा ना, लोन तो भाई मैंने एसेट 1 साल में बना दिया, लेकिन एसेट का कंस्ट्रक्शन 1 साल में हो गया, लेकिन मैंने लोन तो 10 साल का लिया ना, उसके बाद के 1 साल के बाद का 1 साल कैपिटलाइज करा, 1 साल के बाद का क्या, दैट विल चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम चार्ज करेंगे। ओके, अब यहां पे आते हैं बच्चे एक तीसरा जो हमको एक पॉइंट यहां पे पढ़े, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइज। व्हाट इज दिस सस्पेंशन बेटा, कि कभी कभी हो सकता है कि बीच में हमारा काम रुक गया। अब मैंने कहा कि बीच में हमारा काम रुक गया और हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे कोई क्वालिफाइंग एसेट का, जो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही। अब मैंने कहा यहां पर सस्पेंड, हमारा काम यहाँ पे बच्चों रुक गया। अब क्यों रुका, उसका कारण देखना पड़ेगा। अगर वो कारण आप लोगों को उस प्रोसेस का पार्ट ही बेटा, तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो कैपिटलाइज करना रोको मत, कैपिटलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुंबई में मैंने कहा कि बहुत समुद्र के किनारे पर ब्रिज बन रहा है, और वहां पे ब्रिज बन, हमको पता है कि जुलाई मंथ में बहुत बारिश आती है, उस वक्त हमको काम रोकना पड़ेगा 1 महीने के लिए, तो हमको पहले से पता, वो प्रोसेस का पार्ट ही बेटा, तो उस वक्त में काम जरूर रुका है, लेकिन आप कैपिटलाइज करना मत रुको, कैपिटलाइज कर सकते हो। अब वर्कर हमारे स्ट्राइक पे चले गए, नाराज हो गए, तो बोलेंगे ये तो पार्ट है, तो बेचारे स्ट्राइक पे जाते रहते हैं, ऐसा नहीं। तो वर्कर स्ट्राइक पे चले गए तो काम रुक गया बेटा, तो काम रुक गया, तो उस वक्त आपने जो इंटरेस्ट पे करे हो उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, दैट विल चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको चार्ज करते। तो आप काम रुका है, लेकिन कारण भी देखो, अगर प्रोसेस का पार्ट है तो कैपिटलाइज चलने दो, कैपिटलाइज करो, लेकिन वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है बेटा, तो फिर इट विल चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो 3 चीज आप ख्याल रखेंगे, कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सीज। अब एक और चीज है, मैंने आपको कहा था एक्सचेंज वाला जो था, उसके बारे में मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा था, इसको मैंने यहां पे, ओके, अब ध्यान से मेरी बात समझना बेटा। अब होता क्या है कि आपने सपोज यहां से इस पॉइंट का अच्छे से समझना बेटा, मैं कहता हूं कि मैंने लोन लिया $10,000 का, हमने लोन लिया, ठीक है, $10,000 का लोन लिया बच्चों, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% और 12%। फॉरेन बैंक से अगर लू मैं तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम हमारे इंडियन बैंक से लो तो 12% हमारा इंटरेस्ट है। तो फॉरेन बैंक से मैंने दिया यहाँ पे 7% फॉरेन बैंक से दिया, मतलब लोन ले तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन बैंक से, और इंडियन बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 12% इंडियन बैंक से। अब फायदा किसमें, यहाँ पे अपन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो फायदा किसमें बच्चों, फॉरेन बैंक से लोन लिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। तो एडवांटेज ये कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फॉरेन बैंक में देना। यू नो डिसएडवांटेजेस क्या बेटा, डिसएडवांटेजेस हमारे ये कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा ना, क्योंकि मैंने फॉरेन बैंक से अगर लोन लिया बेटे, तो मेरे को लोन की रीपेमेंट तो मेरे को डॉलर्स में करना है, फॉरेन करेंसी में करना, तब वो फॉरेन करेंसी डॉलर है,
तो मुझे तो डॉलर में करना है फॉरेन करेंसी में, तो मैं अगर फॉरेन करेंसी में उसको पे कर रहा हूं तो क्या होगा यहाँ पे, तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा, तो उसका एक नुकसान तो है ना। अगर हमारे इंडियन रुपीस अगर वीक हो रहा है करेंसी अगेंस्ट द डॉलर, मगर पेमेंट डॉलर में करना है, मगर $1 के सपोज मुझे 80 पे करना था, और $1 के लिए मुझे 85 पे करना है, 86 87 रेट चल रहा है अभी, तो मेरे को तो ज्यादा, तो मेरा नुकसान भी तो हो रहा है यहाँ पे, तो वो डिसएडवांटेज है। तो हमको ये 16 बोलेंगे, थे 16 कहां से आ गया, तो ये तो 11 की बात है। नहीं सुनो, तो मेरा एक्सचेंज रेट का लॉस था सपोज ₹8,000 का मेरा एक्सचेंज लॉस हुआ, ठीक है। मगर मैंने फॉरेन से लोन लिया तो मेरी कुछ इंटरेस्ट में सेविंग हुई, मतलब इंटरेस्ट मेरे को कम देना पड़ रहा है। मैं इंडियन बैंक से लेता सपोज तो 12,000 मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता, मैंने फॉरेन बैंक से लोन लिया तो मेरे को 7,000 रुपीज मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो फॉरेन बैंक से मैंने लोन लिया तो मेरे को 7,000 इंटरेस्ट देना है, इंडियन बैंक से लेता तो 12,000 देना होता, 12,000 पे करना पड़ता। बट वी टुक ए लोन फ्रॉम ए फॉरेन बैंक, दैट्स व्हाई वी हैव टू पे जस्ट 7,000। It means that here, because we have taken a loan from a foreign bank here, instead of Indian bank, we save an interest of ₹5,000 here. Okay, 5,000 की सेविंग होगी, करेक्ट। तो 5,000 हमारे बच गए इंटरेस्ट के। तो वो बता एक्सचेंज लॉस जो है पूरा का पूरा पीएनएल में ना लेके जाओ, तो वो कहता है एक्सचेंज लॉस 8,000 का, आपने इंटरेस्ट की कितनी बचत कर, मैंने कहा 5,000, तो 5,000 को कहते हैं कैपिटलाइज करो, और ऊपर का जो एक्सचेंज लॉस हुआ वो पीएनएल में जाता है, वो पीएनएल जो भी ऊपर का है। तो मैंने कहा एक्सचेंज लॉस है 8,000, तो मैंने कहा कैपिटलाइज कर दो 5, जो मेरा सेविंग ऑफ इंटरेस्ट है उतने तक आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट 5,000, तो उसको कैपिटलाइज करो, तो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करो, उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो भी एक्सचेंज लॉस आपका जो भी है दैट विल टेक टू पीएनएल अकाउंट में एक्सचेंज लॉस जाएंगे, इसको आपने ख्याल रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा डिस्कशन पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का यहाँ पे बच्चों खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन जो हमारे प्यारे से आईसी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस दिए हुए। ओके, क्या कहता है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमसे कहता है that PRM Limited obtain a loan from a bank for ₹120 lakhs का लोन था। On 30th of April 2021 it was utilized as follows: कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शेड में 50 लाख यूज करें। अब देखो पहले तो ये देखो क्वालिफाइंग एसेट कौन सी, ये क्वालिफाइंग एसेट है, हम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम वो कंस्ट्रक्शन में लेंगे, हम अज्यूम करते। प्लांट एंड मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, सॉरी परचेज ऑफ ए मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट। आपने परचेज मशीनरी बनी बनाई ला लिए भाई, बनी बनाई मशीनरी बच्चों अगर ला लिए तो उसने जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ली ही नहीं ना, तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट कैसे, तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। वर्किंग कैपिटल भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं, और एडवांस फॉर परचेज और ट्रक खरीदे आपने तो उसका एडवांस पे, वो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं ले रहे। तो टोटल आपको उसके 50 + 40 90 210 120 आपका टोटल अमाउंट है बच्चों, ये जो आपने लोन ली। लेकिन इंटरेस्ट कितना पे करे, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वाज कंप्लीटेड इन March 2022। नाउ द मशीनरी वॉज इंस्टॉल ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन, उसको करे। ओके, वो मशीनरी से क्या करूं, क्वालिफाइंग एसेट है नहीं बेटा। डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव, क्या करूं, घुमा रहा है डिलीवरी, क्या कर, मेरे को नहीं होना ट्रक वर्क। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द टोटल इंटरेस्ट चार्ज है 18 लाख। तो प्रोपोर्शनल बोलो ना, 18 लाख अगर 120 पे, तो ये जो क्वालिफाइंग एसेट 50-50 पे कितना, अगर 18 120 पे तो 50 पे कितना, दैट इज कमिंग 7.5 को कैपिटलाइज करो, बच्चे हुए इंटरेस्ट को पीने में लेके जाओ, ऐसे किए होंगे उन्होंने। ये 7.5 को कैपिटलाइज बच्चे वे को लेकर चले जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट पे खर्च ही हुआ नहीं है, ठीक है। सिंपल है एकदम, अरे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। चलो अब आते हैं दूसरे इलस्ट्रेशन, क्या कह रहा हमसे, अब आईसीएम से कहता दैट X Limited began construction of a new building on 1st of January 2021. It obtained ₹1 lakh special loan to finance the construction. अब उन्होंने 1 लाख रुपए स्पेसिफिक लोन है, ओके, स्पेशल लोन है आपका। Now construction of the building on 1st of January 2021 at an interest rate of 10%. The company other outstanding to non-specific, मतलब जनरल बोरोइंग 1 लाख रुपए को इंटरेस्ट ली, स्पेसिफिक बोरोइंग एट द रेट ऑफ 10%, और जनरल बोरोइंग भी। अब जनरल बोरोइंग कितनी आपकी 5 लाख 11% और 9 लाख आपकी 13%। हमको कैपिटलाइज रेट निकालना, कैपिटलाइज रेट वेटेड एवरेज रेट अपने को निकालना पड़ेगा, ओके। तो उसका मैं कैलकुलेट अपन करते हैं। लेकिन द एक्सपेंडिचर दैट वेर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वेयर, जनवरी में हमने जो प्रोजेक्ट में जो खर्च करे, जनवरी में आपने 2 लाख खर्च करे, अप्रैल में 2,50,000, जुलाई में 4,50,000, दिसंबर में 1,20,000। The building was completed on 31st December 2021 following the principle prescribed in AS 16 borrowing cost. Calculate the amount of interest to be capitalized and pass one journal entries for capitalization. Capitalizing the cost and borrowing cost. ठीक है, तो अपने को बस borrowing cost find out करना, पहले ये समझो बच्चे। अब क्या होगा, मेरे को वेटेड एवरेज रेट निकालना है। तो वेटेड एवरेज की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 लाख का आपका है, ये 5 लाख, इसका 11% ले लो, 9 लाख का 13%।
तो 5 लाख का 11% 55, 9 लाख का आपका आ रहा है 13%, 1,70,000, टोटल इज 1,72,000. सो 1,72,000 डिवाइडेड बाय टोटल लोन लिया आपने 14 लाख डिवाइड बाय 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कमिंग 12.285%. तो ये आ गया बच्चों आपका वेटेड एवरेज रेट आ गया. ये रेट अपन लगे जनरल बोरोइंग पे. अब समझना यहाँ पे. ओके, अब मैं ना वो फर्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, इसको सिंपल करके मैं कहता हूं. अब आपने टोटल लोन यहां पर जो ली पहले स्पेसिफिक बोरोइंग, तो भाई मैंने स्पेसिफिक बोरोइंग थी, मैंने 1 लाख रुपए की स्पेसिफिक बोरोइंग लिया और टोटल खर्च कितना, किसकी टोटल करेंगे अपन, तो 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,20,000, दैट इज कमिंग 10,20,000. तो ये जो आपका 2 लाख रुपए था ना, 2 लाख में आपके तो भाई 10,20,000 आपने टोटल खर्च किए बच्चों. लेकिन आपने समझना यहाँ पे लोन अपना उतना है नहीं क्या, लोन तो उतना, तो लोन आपने 14 लिया, ठीक है. एक सेकंड, अमाउंट प्रॉपर आई है क्या ना, जस्ट गिव मी अ मिनट हियर. 2 लाख, यस 2,50,000, 4,50,000, 1,50,000, ठीक है. तो आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे स्पेसिफिक बोरोइंग की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो वो 1 लाख था, तो उस पर तो आपने फट से 10% अपन लगा देंगे, दैट विल कम हाउ मच, 10,000 आपने यहाँ पे लगा दी. तो 10,000 आपके स्पेसिफिक. अब मैं आता हूँ जनरल बोरोइंग. अब जनरल बोरोइंग एक और तरीका होता है, इन लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से आईसीए दोनों तरीके से करता है उसको, ठीक है. यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ से किया सर, ठीक है. अब आपने इसकी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें बच्चों, ये तो आपका आपने कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट इनकर्ड होना चाहिए उसमें. तो यहाँ पे देखो कॉस्ट इनकर्ड 2 लाख खर्च किया पहले, तो ये 2 लाख में से आपने ख्याल रखना, 2 लाख में से आपने जो खर्च कर 1 लाख जो थे आपके, 1 लाख तो आपके स्पेसिफिक बोरोइंग के थे ना आपके, तो 1 लाख तो हमारे स्पेसिफिक बोरोइंग पे खर्च हुए. तो इसीलिए आप ये 2 लाख में से यहाँ पे मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ 2 लाख में से 1 लाख रुपीज तो स्पेसिफिक बोरोइंग में से खर्च हुए, तो जनरल बोरोइंग से आपके 1 लाख हुए. अब इस पे आप लगा देंगे यहाँ पे रेट कितना है, 12.285%, तो 12.285% आएगा. जनवरी में खर्च है तो 12 महीने का, तो 1 लाख पे 12.285%, दैट इज कमिंग 12,285. ये आया आपका 12,285. अब ये आपके बच्चे हुए आपके जनरल बोरोइंग से आपके खर्च है. अब ये 2,50,000 है बच्चे, तो 2,50,000 पे मैं लगाऊंगा 12.285%, लेकिन कितने महीने का, अप्रैल में की, तो इनकर्ड करे बात है अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 मंथ, 9/12. ओके, तो ये आ रहा है आपका 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12.285% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज कमिंग हियर 23,034.375 है. तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं. नाउ आपने जुलाई में खर्च करे 4,50,000, इसमें 12.285% जुलाई में करे, तो जुलाई से दिसंबर दैट इज फॉर 6 मंथ, 6/12. So यहाँ पे 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12.285%. Now multiply by 6 divided by 12. That is coming here 27641.25. Okay, तो 27641. और यहाँ पे आपने 1,20,000 मल्टीप्लाई 12.285% मल्टीप्लाई बाय दिसंबर, तो एक महीने का 1/12. So 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12.285% डिवाइडेड बाय 12, दैट इज कमिंग 1,228.5, तो 9 ले लेता हूँ. अभी जो हाईलाइट के इसकी टोटल करो बेटा, तो 1,228.5 प्लस 2,3034, 27641 एंड 1,229, दैट इज कमिंग 64189. ओके, 64189, ठीक है. तो ये ऐसा तरीका ज्यादा होता है, इजी अच्छा होता है कैलकुलेट कर. तो मैं क्लास में ऐसे ही कराता हूँ जैसे आपको भी यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा हूँ, ठीक है. ओके, तो इस तरीके से आगे 24189, तो ये आपका स्पेसिफिक बोरोइंग से इतना, जनरल बोरोइंग से इतना, ये आपका टोटल इतना अमाउंट कैपिटलाइज करना है. तो जो खर्च करे आपने 2 लाख, 2,50,000, 4,50,000, 1,20,000, इसकी टोटल आ रही 10,20,000, जो आ रही बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइज कर दो, ऐड कर दो, तो आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ है ही नहीं उसमें बच्चे. अब उसके बाद हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3. क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमसे, नाउ द कंपनी इज ऑब्टेन इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन of rupees 580 lakhs का हमने लोन दिए फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट ऑन 31 March 2022 amounted to rupees 406 lakhs and rupees 58 lakh has been advanced to supply for additional asset and balance 116 okay has been utilized for working capital. इसमें तो सवाल ही नहीं उठता, वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं. वैसे अगर कहो बेटे रेनोवेशन के लिए और आपने यहाँ पे एडवांस सप्लाई फॉर एडिशनल एसेट दियो, वो ठीक है, लेकिन आपने खर्च किया 406, मगर आपने अजम्पशन लेना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही कि नहीं ले रही, क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं. तो यहाँ पे उसने अपने को बताया बच्चे यहाँ पे. अब एडवांस सप्लायर भी ना जनरली क्वालिफाइंग एसेट नहीं होती में. एडवांस कौन सी एसेट, मतलब आप मैंने एग्जाम्पल ट्रक बोले थे, अभी मैं एसेट कौन सी मेरे को नहीं पता, ट्रक तो बना आएगा ना,
तो आपने एडवांस दी सप्लायर को फॉर एडिशनल एसेट, अब वो क्वालिफाई, हमको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है हमारे लाए बाद, तो आईसी ने अपने आंसर में नहीं दो का अजम्पशन लिया यहाँ पे कि मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन, एडवांस सप्लाई जो एडिशनल एसेट जनरली नहीं होती हो, आपने सप्लायर को जो बनी बनाई एसेट ही आती है, लेकिन उसने क्वालिफाइंग एसेट माना, लेकिन उसमें एक नोट लिखा है कि उसने अजम्पशन दिया कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही, हाउएवर ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ 12 months considered. It is assumed that in the above solution that the modernization, renovation of plant and machinery will take substantial period of time, and regarding the purchase of additional asset, the nature of additional asset has also been considered qualifying asset. तो assumption लिए कि वो qualifying asset substantial period of time ले रही है, मगर अगर assumption आप लो कि substantial period of time नहीं ले रही तो फिर वो qualifying asset नहीं है। तो मैं अगर कहूं तो मैं पहली को बोल सकता हूँ मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन ले रहा है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, या एडवांस को जनरली मैं कंसीडर नहीं करता, मैं मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है, मगर उन्होंने इस यहाँ पे अजम्पशन ली कि वो भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही तो क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। और बाकी वर्किंग कैपिटल है भाई, सैलरी देना है सब देना, तो वो कोई क्वालिफाइंग एसेट है क्या, नहीं, तो वो आपका पीएनएल में जाएगा, तो इसको कैपिटलाइज कर रहा है, इसको पीएनएल अकाउंट में लेके जा रहा है, सिंपल, ओके। नाउ हियर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, Now Take Limited has borrowed rupees 30 lakh from State Bank of India during the financial year 20X1X2. Now the borrowing are used to invest in a scheme of invest in shares of Give Limited. अच्छा हमने borrow करे और हमने कोई कंपनी की शेयर परचेस कर ली, सब्सिडरी कंपनी भी बन गई हमारी वो, वाह वाह, which is implementing a new project. Estimated rupees cost rupees 50 lakh. As on 31st March 20X2, since the said project was not complete, the director of Take Limited resolved to capitalize the interest accruing on borrowing amount of 4 lakh and add it to the cost of investment. कैसी बातें कर रहा है ये कहता है हमसे यहाँ पे कि हमने कोई लोन लिए और उससे हमने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब कि शेयर्स खरीदना भाई कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, सपोज मैं होल्डिंग कंपनी, आप सब्सिडियरी बन जाओ बेटा, तो मैंने लोन लिया और आपकी कंपनी में शेयर्स परचेस किया, अब आप कोई प्रोजेक्ट बना तो मैं क्या करूं उसके लिए, भाई मैंने लोन लिया, लोन वापस लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, लेकिन मैंने आपकी कंपनी मैंने आपकी कंपनी को यहाँ पे बोरोइंग्स आर यूज्ड नॉट सॉरी, मैंने आपको लोन भी नहीं दिया, मैंने आपकी कंपनी के शेयर परचेस, नॉट लोन, मैंने लोन लिया और फिर मैंने आपको लोन से आपकी कंपनी के शेयर परचेस किया। अब आप शेयर परचेस किया तो भाई मैंने आपको पैसा दिया और आपने शेयर, पैसे तो आपकी कंपनी के शेयर्स में को मिले, मेरा इन्वेस्टमेंट, आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू नो इट। लेकिन बेटा ये कोई शेयर्स खरीदना कोई कंपनी की क्वालिफाइंग एसेट नहीं होती। अब आपका कोई प्रोजेक्ट है ना, जो मैं इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहा हूं, तो वो बोलते कैपिटलाइज करो, कैसी बातें कर रहा है डायरेक्टर, ऐसी बातें करते डायरेक्टर, ठीक है, तो कैसी बातें कर रहा है वो, कैसे उसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, भाई मैंने शेयर्स खरीदा, कोई क्वालिफाइंग एसेट है कि शेयर्स खरीदना, आंसर इज नो, तो उसको आप कैपिटलाइज कर नहीं सकते, ओके। तो अब इसके बाद जो एमसीक्यू से, ओके, तो एक काम करेंगे हम एमसीक्यू वाली बुक से ही हम लोग सारे यहाँ पे करते, ओके। कहां गई हमारी, अभी ना आईसीए ने कभी नई बुकलेट एमसीक्यू की इशू करा, उस पर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसमें वो भी कवर आप लोगों को करा के दूंगा, नए केस सिनेरियो पे एमसीक्यूज आए, तो एनीवेज उसमें मैं कोई और वीडियो पे बात करूंगा। एमसीक्यू बुक कहाँ गायब हो गई मेरे से, ऐसे कैसे हो गया, ओके। हमारा चल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, चलो ठीक है। नाउ हियर एज पर ईयर 16 ऑल द फॉलोइंग आर क्वालिफाइंग एसेट एक्सेप्ट, ओके। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड पावर जनरेशन क्वालिफाइंग एसेट है, कौन सी नहीं है वो कुछ है। इन्वेंट्री दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, वो भी क्वालिफाइंग एसेट है। एसेट दैट आर रेडी फॉर, बनी बनाए ट्रक लाए, तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है बेटा, ओके। तो एक्सेप्ट ही पूछा तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो पूछ रहा है आपसे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहले कहते एंटायर एक्सचेंज गेन इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। एंटायर एक्सचेंज गेन हम क्वालिफाइंग एसेट में रिड्यूस करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे कि आपने जो ये क्वालिफाइंग एसेट की जो एंटायर एक्सचेंज गेन इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, हम तो एक्सचेंज लॉस की बात की ना बच्चों, एक्सचेंज लॉस का ट्रीटमेंट रहता था, वो नहीं है आपका। आप एंटायर एक्सचेंज लॉस इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग, पूरा नहीं करते, जितनी आप इंटरेस्ट सेविंग उतना ही करते। नो एडजस्टमेंट डन फॉर द एक्सचेंज लॉस, नहीं एडजस्टमेंट तो करते एक्सचेंज लॉस का, जो आपकी सेविंग इन इंटरेस्ट है उतने से अपन उसको क्वालिफाइंग एसेट में उसको ऐड कर सकते। तो इसलिए कोई भी आंसर करेक्ट नहीं, इसलिए नन ऑफ द अबो। द कैपिटलाइजेशन रेट कंसीडर जनरल बोरोइंग लिए करते, तो बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरोइंग, ठीक है, सही है। जनरल स्पेसिफिक नहीं, कैपिटलाइजेशन रेट वेटेड एवरेज रेट अपन जो कैलकुलेट करते हैं जनरल बोरोइंग, इसलिए आंसर है बेटा। नाउ हियर इफ द अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इन केस ऑफ इन्वेंट्री एज पर एज 16 रुपीज 12,000, तो 12,000 रुपए अपना आपने यहाँ पे बच्चे व्हाट इज कैपिटलाइजेशन, ठीक है, आपका एलिजिबल फॉर कैपिटल 12,000 है। Now the cost of inventory is 40,000. The cost of inventory is 40,000 and NRV is 45. अब समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। What amount can be capitalized as a part of inventory? तो अब ये इन्वेंट्री वाला केस है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करें।
लेकिन मैंने कहा यहाँ पे कॉस्ट कितना है 40, एनआरवी कितना 40, तो विच एवर इज लोअर अपन लिखते, तो दोनों में से लोअर है 40, तो 40 पे मैंने लिखा। लेकिन इस कॉस्ट को मैं ऐड करता हूँ, 12,000 रुपए को बोलता है ऐड कर, तो मैं अगर इसमें ऐड कर दूं बेटा, तो 40 प्लस 12 करोगे दैट विल कम 52 कॉस्ट हो जाएगी। तो लोअर पे लिखूंगा ना 52 और 45 विच एवर इज लोअर, तो 45 लोअर, तो 45 पे लिखूंगा। तो मैं मैक्सिमम कितने से इंटरेस्ट को कब का इन्वेंट्री में ऐड करूंगा 5 से ना, अभी कॉस्ट 40 है 45 तक ही लेके जा सकता हूं, क्योंकि आप 52 बोलोगे भी तो 52 विल बी द टोटल कॉस्ट, एनआरवी इज 45, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, so lower in that case will be 45, तो 40 से 45 तो 5 से ही कर पाओगे, therefore the answer is 5. Now X Limited here is commencing a new construction project which is to be financed by the borrowing. The key dates are as follow. तो 15th of May को the loan interest relating to the project started to be incurred, तो आपने interest incurred करे। Now 2nd of June को साइट टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस हुई। 19th of June एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट, भाई सब होना चाहिए, काम भी शुरू होना चाहिए, प्रोजेक्ट पे भी खर्चा होना चाहिए और इंटरेस्ट भी इनकर्ड होना चाहिए, तो तीनों कंडीशन आपकी 19th of June को फुलफिल हो रही है, तो 19th of June को कैपिटलाइज अपन करेंगे। ओके, तो वही आपसे पूछ रहा है। अब 18th of July, ओके 18th of July को कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस, तो कंस्ट्रक्शन वहां पे शुरू हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्शन मैंने कहा था प्लानिंग ये सब भी शुरू हो गई, आर्किटेक्ट से बात करना, तो वो भी बोलेंगे हमारा काम शुरू हो गया, फिजिकल जरूरी नहीं है। ओके, तो आपका 2nd of June को भी शुरू हो चुका है, लेकिन 19 जून को आपने यहाँ पे खर्च करे एक्सपेंडिचर, तो आपका तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इंटरेस्ट इनकर्ड हुआ, काम शुरू हुआ और आपका एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट पे शुरू कर खर्च किए, तो आप कैपिटलाइज करोगे 19th of June से। नाउ हियर बोरोइंग कॉस्ट ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंस चार्जेस, तो इंक्लूड करती है, एक्सचेंज डिफरेंस भी इंक्लूड करती है, मतलब वो जितनी आपकी सेविंग मैक्सिमम होती है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक बोरोइंग, वो भी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा होता है, द आंसर इज नो। अब उसके बाद वो हमसे कहता है नाउ व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, आप टेम्पररी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोरो फंड पेंडिंग एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट बेटा, तो आप कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट से माइनस करते, स्पेसिफिक बोरोइंग में होता है, तो इनकम इज डिडक्टेड फ्रॉम बोरोइंग कॉस्ट, उसको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट में से क्या कहते हैं, उससे माइनस करते हैं। नाउ हियर वो कहते हैं फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर एज ए बोरोइंग कॉस्ट, क्या नहीं करना, तो अमोर्टाइजेशन कट ऑफ डिस्काउंट प्रीमियम बोलता, फाइनेंस चार्जेस भी कहते, एक्सचेंज डिफरेंस भी कहते, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग ऑन नॉन क्वालिफाइंग एसेट ना बेटा, क्वालिफाइंग एसेट पे भी कमिटमेंट चार्जेस होते तो चलता, लेकिन नॉन क्वालिफाइंग तो सवाल ही नहीं उठता, फिर कैपिटलाइज करेगा, इसलिए आंसर इसका डी बेटा। अब हमसे कहता है यहाँ पे हमसे कहता है 9, Now Gyan Limited borrow rupees 10 crore for construction of a plant at the rate of what year? The 10%, at the rate of 10%. Now per annum. Now interest paid annually 1%, 1 crore. ना आपने कितने का यहाँ पे लोन दिए 10 करोड़ का और 1 करोड़ इंटरेस्ट पे करे। द कंस्ट्रक्शन वाज बीइंग कैरिड ऑन एंड आउट ऑफ द बोरोइंग, रुपीज 4 करोड़ वाज टेम्पररी प्लेस इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट, आपने करे, तो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, सिंपल है ना, 6% एंड इंटरेस्ट ऑन 24 लाख, तो 1 करोड़ पूरा कैपिटलाइज नहीं करेंगे, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है आरटीपी का, तो इसमें 24 लाख माइनस करेंगे, तो 1 करोड़ माइनस 24 दैट विल कम 7.75 मतलब 76 लाख, तो आपका देखो इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट टेम्पररी इनकम 76 लाख का अपन कैपिटलाइज करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमारा यहाँ पे बच्चों खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम करेंगे दैट इज A17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।